starting the business, maybe we might get in touch with you soon. So closely work with Kirti and the team which help you start your business. So the next 60 minutes, what we will focus on is, we'll focus on two things. One is job readiness. Another is a resume. Why do we need resume? What do we need to include in a resume, and how do we do that? So two major things. One is I'll be talking Hindi, English, both in both the languages. If you have any concern, any language issue, just let me know, and maybe I'll be switching more often, and maybe you can ask question. But preferably, if you avoid the chat section now, and if you can unmute whenever you have question. Because chat में जब आप लिखोगे will take time, and हो सकता है उतनी देर में हम किसी और move कर जाएं. Will that work for you people? Okay, all right. So in the next 60 minutes, we'll try to have these two major focus. And at the end of session, maybe expecting that you will be having this understanding की job description क्या होता है, and एक resume कैसे बनाना है if you haven't, and अगर बना लिया है तो, अगर आपने already बना भी लिया है तो what are all the things that are important to keep in mind. Can we move to the next slide? Yeah. So a quick check. One is आप कौन से trade से हैं? So back first check. Kitty, can we go to the back slide 3? Yeah. So कौन से trade से हैं आप लोग? If you can give me some idea. So girls, it would be great अगर unmute करके बता पाओगे कुछ जने chat में भी बता सकते हैं. Geo Informatics, ये नया कोर्स है क्या अभी NSTI में? या NSTI पानीपत में है Geo Informatics एक कोर्स. कि वहाँ पे IBM का क्लाउडिंग वाला भी है क्या? Yes, एक IBM का प्रोग्राम भी चलता है, एक प्रोजेक्ट है IBM. Okay, so all right. So almost I can see fashion designing, CAE, CAD, COPA, SSA, trade से लोग हैं. Okay, all right. And आप में से कितने लोग जॉब के लिए देख रहे हैं? Maybe post your course. Are you looking for a job? कोर्स खत्म करने के जस्ट बाद में, या आर यू प्लानिंग टू स्टार्ट समथिंग खुद का? ओके, देयर आर पीपल सेज खुद का स्टार्ट करना है इन कॉस्मेटोलॉजी. ओके ओके, सो मे बी द नेक्स्ट maybe around 50 or 55 minutes will help you to understand job readiness से related क्या क्या हमें करना है. Can we move to the next slide, please? Job description के बारे में आप में से किसी का कोई अंडरस्टैंडिंग है? पहले से कुछ आइडिया हो क्या होता है जॉब डिस्क्रिप्शन? आप अगर अनम्यूट कर पाए या बोलना चाहें, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है? आप में से कोई? एंड आप बहुत रोजाना क्लास करते हैं, आप कमेंट्स में टाइप करते करते बोर हो गए होंगे. अनम्यूट करके बोलें आप, कुछ भी अंडरस्टैंडिंग है जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है? सब जॉब डिस्क्रिप्शंस लाइक कि हम किस फील्ड के स्पेशलिस्ट हैं और हम किस चीज के लिए अप्लाई करें. लाइक टीचर है कि हम टीचर है तो किस सब्जेक्ट के हैं, किस चीज में मास्टर्स हमने की हुई है, तो सर उसको बोलेंगे हम जॉब डिस्क्रिप्शन कि हम किसके स्पेशलिस्ट है और कौन सी जॉब के लिए हम एबल है कि हाँ हम ये कर सकते हैं.
कि लाइक टीचर है तो हम टीचर के लिए अप्लाई करेंगे, इंग्लिश टीचर, हिंदी टीचर, स्पेशल, मास्टर डिग्री किसमें है। All right, Suman, agree. Yeah. Asima, you were saying something? यस सर। आप कुछ बोल रहे हैं? यस सर, आई एम एक्सप्लेनिंग लाइक जॉब डिस्क्रिप्शन सर। हाँ हाँ, जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में कुछ यस ऐड? सर, मैं आपको, हाँ यस सर, तो आपको मेरी आवाज नहीं आ रही सर? अभी आ रही है। पहले सुमन बात कर रहे थे तब नहीं आ रही। अच्छा सर, जॉब डिस्क्रिप्शंस की जैसे हम किस फील्ड के लिए अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लाइक कि हम एज ए टीचर, इंग्लिश टीचर है, हिंदी टीचर है, या किस उसमें हमने डिग्री की हुई है या क्या डिप्लोमा किया हुआ है, किस फील्ड के लिए किया हुआ है, तो सर जॉब डिस्क्रिप्शन में वो सबसे पहले डालेंगे कि एज ए टीचर या कुछ भी है सर फील्ड से रिलेटेड। Good point, yeah. So, anyone else want to add something? यस सर, जॉब डिस्क्रिप्शन वो होता है जो हम कंपनी में निकालते हैं, जो हमारी जरूरत होती है जिस चीज में लगाने के लिए। मतलब जैसे हमें कोई स्पेशलिस्ट चाहिए किसी चीज में, उसके लिए जैसे कोई Okay. कंपनी को मैनेजर चाहिए तो वो जॉब डिस्क्रिप्शन निकालते हैं, हमें इस क्वालिफिकेशन के साथ ये चाहिए पर्सन। Agree. श्वेता करके हाथ रेज किया है किसी ने। श्वेता, you want to add something? Okay. Okay. So, job description क्या है? Can we move to the next slide? You can see the screen, people. So job description क्या होता है? जब भी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, एक डॉक्यूमेंट होता है जो आप जब उस पर्टिकुलर जॉब रोल में काम करेंगे तो आपके पास कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, क्या क्या एक्टिविटीज, क्या क्या काम आपको करने पड़ेंगे, और उस रोल के लिए आप में क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए और स्किल क्या होना चाहिए उस पर्टिकुलर रोल के लिए। सो जॉब डिस्क्रिप्शन जनरली 3 चीजों पे बेस होता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होंगी, आप में क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और आप में स्किल क्या होनी चाहिए। सो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो आप करोगे उस पर्टिकुलर काम पे जाने से, बट उससे पहले वो आपसे 2 चीज और पूछते हैं कि क्या आप उस पर्टिकुलर रोल के लिए क्वालिफाइड हैं, क्या आपके पास उतने स्किल हैं, और स्किल हो सकता है टेक्निकल स्किल हो। फॉर एग्जांपल आप कोपा से हैं तो आपको डेटा एंट्री का काम आता है क्या, और या हो सकता है आपको सॉफ्ट स्किल के बारे में पूछ रहे हैं, क्या आप कम्युनिकेट कर सकते हैं क्या लोगों से। सो हम स्किल्स के बारे में थोड़ा और बात करेंगे, बट जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में जनरली ये 3 चीजें हमें जब भी कोई जॉब डिस्क्रिप्शन होता है आपको मिलता है। जब भी कहीं पे आपको कोई बोले कि आपको जॉब करना है और आप बोले हाँ करना है, तो आप सबसे पहले उनसे ये चीज मांगे कि आप जॉब डिस्क्रिप्शन दे दो। नहीं तो आप बोलेंगे कंप्यूटर ऑपरेटर है, आप बोलेंगे हाँ मुझे कंप्यूटर ऑपरेटर का जॉब पता चलेगा, आई मीन मैं कर सकता है, तो उस पर्टिकुलर में आपको ये नहीं पता है। आपने अगर मुंह से ही बोला है कि कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब आप कर लेंगे, तो आपको ये नहीं पता है कि वहां पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। क्वालिफिकेशन और स्किल तो हो सकता है आप में हो, बट आप वहां पे जाके क्या काम करेंगे उसकी क्लैरिटी नहीं है। हो सकता है आप वहां पे रिसेप्शन पे बैठे हैं, हो सकता है बैक ऑफिस में बैठे, क्योंकि कंप्यूटर ऑपरेटर भी अलग अलग डिपार्टमेंट में हो जाते हैं। तो बेटर है आप हमेशा जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में पूछिए। ओके, सो ये कुछ कंप्यूटर ऑपरेटर का एक सैंपल जेडी है जो हमने गूगल से पिक किया है। कि किसी कंपनी को एक कंप्यूटर ऑपरेटर की जरूरत थी
और उन्होंने ये इतना जॉब डिस्क्रिप्शन उन्होंने दिया कि इफ दे आर हायरिंग, इफ समवन दे आर हायरिंग फॉर कंप्यूटर ऑपरेटर, उनमें उसका जॉब का ये जॉब डिस्क्रिप्शन है। नाउ हमने पिछले स्लाइड में 3 मेजर चीज बात करी। जॉब डिस्क्रिप्शन में हमेशा ये देखना है रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगे, आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपकी स्किल क्या होनी चाहिए। अगर आप तीनों चीज कर पाते हैं तभी आपको जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए। अगर आप तीनों में क्वालिफाइड नहीं होते हैं, या तो आप शॉर्टलिस्ट नहीं होंगे। अगर आप शॉर्टलिस्ट हो गए और आप में क्वालिफिकेशन स्किल है बट आपको लगा है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप कंप्लीट नहीं कर सकते वहां पे जाएंगे तो, एंड फिर भी आपको वो जॉब मिल गया, तो हो सकता है डिफिकल्टी हो, क्योंकि आपको पता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो जब भी आप अप्लाई करो तो हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखना है। नाउ इस जॉब डिस्क्रिप्शन में जो आपके स्क्रीन पे है, इसको आप पढ़िए एंड मेरे को ये बताइए इसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या हैं जो इस पर्टिकुलर कंपनी ने पोस्ट करी हैं इस जॉब डिस्क्रिप्शन में। इस जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है उन्होंने कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेजर रहेंगी अगर आपको वो कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए हायर कर लेते हैं? Answering phone inquiries, handling complaints, maintain files. Okay. Anyone want to add more thing? रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज क्या होंगी? इस जॉब डिस्क्रिप्शन को देखने के बाद आपको क्या लगता है आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी? Anyone want to take a guess? Handle office client. Okay. Good communication. I think good communication responsibility में नहीं आएगा. What do you people think? Okay, interaction with client. So इस जेडी में आपने बहुत सारे चीज, जैसे किसी ने बोला है, रानी बोल रही हैं कि डेली बेसिस पे जो काम करते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। सो इस जॉब डिस्क्रिप्शन को जब आप देखोगे तो रोल्स एंड ड्यूटीज के जस्ट नीचे लिखा है कि आपको ऑफिस के इंटरेक्शन है जो विजिटर्स क्लाइंट्स के साथ, वो आपको हैंडल करने हैं। इस पूरी प्रोसेस में आपको कुछ फोन कॉल के भी जवाब देने होंगे, कुछ रिक्वेस्ट होंगे, कुछ कंप्लेन होंगे, उनको प्रोफेशनल मैनर में हैंडल करना है। और जो डेली का ट्रैक होता है वर्क का ऑफिस में, उसका रिकॉर्ड रखना है। एंड जो ऑफिस की फाइलें हैं उनको कॉन्फिडेंशियलिटी मैनेज करना है और इस हिसाब से अरेंज करना है कंप्यूटर पे कि वो हर किसी को आसानी से मिल जाए। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नाउ अब ये तो हो गई रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके, इस सेम जॉब डिस्क्रिप्शन है, इसमें आपको क्या लगता है उन्होंने कौन कौन से स्किल्स बोली हैं कि आप में होनी चाहिए? Good communication skills होनी चाहिए. हाँ He and she should be a computer operator firstly. हाँ हाँ And he or she can professionally interact with the people. एग्री।
और इस जॉब डिस्क्रिप्शन में उन्होंने कुछ स्किल मेंशन किए हैं जो आप में होने चाहिए। गजल त्यागी ने सही ऐड किया है। एनीवन वांट टू ऐड मोर थिंग? टाइम मैनेजमेंट स्किल होना चाहिए। यस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी आना चाहिए, उसे गुड नॉलेज होनी चाहिए उसकी। एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्या कौन कौन से छोटे छोटे सब सॉफ्टवेयर आते हैं जो कोपा ऐसे इनसे हैं? अगर मेरे को सिर्फ MS वर्ड आता है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि मेरे को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आता है, या सिर्फ मेरे को एक्सेल और वर्ड आता है तो बोल सकता हूँ मेरे को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आता है? ओके, सो आप जब देखेंगे ना तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है जो आप बोल रहे हैं, एक्सेल, पावर पॉइंट, MS वर्ड। उसके अलावा भी 8-10 और पॉइंट हैं, जैसे किसी ने बोला है एक्सेस है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, ये पूनम ने बोला है नोटपैड, पेंट, एक्सेल, पावर पॉइंट। उसके अलावा भी और हैं, जब आप कभी सिस्टम पे बैठे या अभी हैं तो ओपन करके देखना एक लिस्ट आती है। सो उनके बारे में थोड़ा बहुत ये 3 तो मेजर इंपॉर्टेंट चीजें हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, एक्सेल, पावर पॉइंट एंड वर्ड। ये तो आपको ऑब्वियसली इनमें एक्सेल होने चाहिए अगर आप इस पर्टिकुलर रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। ओके, एंड समवन सेड कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। ओके, एग्री। सो यू आर हैविंग सेंस की कौन सी चीज है नहीं है जेडी में। ओके, कैन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? ओके, और इसमें क्वालिफिकेशन क्या है इस पर्टिकुलर रोल के लिए? हाई स्कूल डिप्लोमा, 10+2 ग्रेजुएट 10+2 विद एनी स्ट्रीम। सो दिस डिपेंड्स। अभी इसमें लिखा हुआ है कि 10+2 या ग्रेजुएट होना चाहिए, या हाई स्कूल डिप्लोमा भी चलेगा। बट कुछ जॉब पोस्टिंग में ये क्वालिफिकेशन चेंज होती है। सो जब क्वालिफिकेशन चेंज होती है तो उनके एक्सपेक्टेशन भी थोड़े से हो जाते हैं, राइट? आर वी ऑन द सेम पेज? एनी क्वेश्चंस? आई मीन ये 3 चीजें आप देख सकते हैं जब भी जॉब डिस्क्रिप्शन देखे तो। सो गर्ल्स, इफ यू हैव एनी क्वेरी तो आप खुद को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं ताकि उसका हैंड टू हैंड सॉल्यूशन मिल जाए आपको। अब रही बात ये जॉब डिस्क्रिप्शन और रिज्यूमे में क्या थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। सी, ये जॉब डिस्क्रिप्शन एक जॉब पोस्टिंग होती है जिससे आपको पता चलता है कि यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन में ये पर्टिकुलर चीज की वैकेंसी है। नाउ थोड़ा सा रोल प्ले करते हैं। आप एक कंपनी रन कर रहे हैं, थिंक अबाउट ए सिचुएशन। आप एक कंपनी रन कर रहे हैं और आपको एक कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए। थोड़ा बैक से, थोड़ा सा बैक बैक बैक, नो 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 नो। हाँ, सो अगर आप एक कंपनी रन कर रहे हैं एंड आपके यहाँ पे एक वैकेंसी है, सो एंड आपको एक कंप्यूटर ऑपरेटर हायर करना है। सो आप इस जॉब डिस्क्रिप्शन बनाना है आपको। तो आप जॉब डिस्क्रिप्शन में जो आपको रिक्वायरमेंट चाहिए वो लिखोगे, या जो इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है कि कंप्यूटर ऑपरेटर को ये होता है, ये होता है, और उन्होंने लिख के पब्लिश कर दी, कौन सा करोगे आप? मतलब जो आपको रिक्वायरमेंट है स्पेसिफिक पॉइंट टू पॉइंट आप वो चीज लिखोगे जॉब डिस्क्रिप्शन में, या हो सकता है कहीं भी इंटरनेट से डाउनलोड की एंड देन भेज दी? रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। अब रिक्वायरमेंट के बेस पे और इंटरनेट से लिखने में क्या डिफरेंस है? मान लो मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया जॉब डिस्क्रिप्शन कंप्यूटर ऑपरेटर का, मैंने आपको भेज दिया कि मेरी कंपनी में कंप्यूटर ऑपरेटर की जरूरत है, आपको मैंने हायर कर लिया, तो क्या क्या फर्क पड़ रहा है मेरे को?
क्या फर्क पड़ रहा है, क्या लगता है आपको? क्या ही नुकसान हो जाएगा कंपनी? आपका तो टाइम बच जाएगा ना, आप तो इंटरनेट से डाउनलोड करके डाल दोगे, टाइम बच गया आपका। क्या लगता है? Anyone have any thought? प्रेफरेंसेस चेंज हो जाएगी सर। हाँ, ओके। क्वेश्चन ये है कि मान लो एक तो मेरे रिक्वायरमेंट के अनुसार मुझे जॉब चेंज हो डिस्क्रिप्शन, जाएंगी। हाँ, आपका वॉइस बीच में रुक जा रहा है, मे बी वी कांट हियर यू। यस सर। ओके, गजल कैन यू प्लीज रिपीट, आपने जो बोला ना वो हमें क्लियर नहीं हुआ। यस मैम, नेटवर्क इशू है शायद। मैम प्रेफरेंसेस चेंज हो सकती है हमारी कहीं ना कहीं। सो पहला नुकसान तो बिजनेस को ये है कि हो सकता है जो जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ के आ रहा है, जो इंटरव्यू देने आ रहा है, वो जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से तैयार होके आते हैं कि मेरे को ये काम करना पड़ेगा। अब आपने अगर ऐसे ही कुछ भी भेज दिया हायर के लिए, तो जब आप काम करने जाएंगे और पहले दिन आपको पता चलेगा कि जो जॉब डिस्क्रिप्शन में काम नहीं था वो नहीं करना, हमारी तो रिक्वायरमेंट ही अलग है, तो सामने वाले पर्सन को भी अनकंफर्टेबल हो सकता है और हो सकता है वो पर्सन जॉब भी छोड़ दे। और ये सेम रिवर्स सिचुएशन कैंडिडेट के साथ तो नहीं होती है, क्योंकि एम्प्लॉयर तो अपना जॉब डिस्क्रिप्शन सही से बनाते हैं, बट जो स्टूडेंट इंटरव्यू देने जाते हैं ना, वो जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ के ही नहीं जाते हैं और उनको यही नहीं पता होता है कि जो इंटरव्यू देने आ रहे हैं उसमें अगर वो सेलेक्ट हो गए और कल से अगर उनको जॉब ज्वाइन करना है तो उनको क्या काम करने होंगे। तो ऐसे सिचुएशन बहुत बार आती है एंड वो पहला स्टेप है जहां पे आपको अगर कहीं पे इंटरव्यू दिया और आप सेलेक्ट नहीं होते हैं, तो आप सबसे पहले यहाँ पे वापस आना और ऐसे समझना कि इंटरव्यू में कहीं उन्होंने ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा था क्या कि आप ये काम ऐसे वैसे। क्योंकि अगर आप मैं इंटरव्यू भी लूंगा तो मैं इंटरव्यू यही लूंगा कि एक्सेल में क्या क्या होता है, एक्सेल में आपको ये ऐड करना आता है क्या, क्योंकि मैंने वो जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि आपको एमएस एक्सेल पे काम करना आएगा। फिर मैं आपसे जो डेली की आपको फाइल अरेंज करनी है, 50 डॉक्यूमेंट है, अलग अलग लोगों के अटेंडेंस हैं, उनको एक जगह इकट्ठा करना है और मेरे को ये बताओ कि आप कितना परसेंट ये ऑफिस में टाइम से आते नहीं आते और ये कितने देर में कर दोगे। तो कुछ लोग बोलेंगे 50 फाइलें तो बहुत बड़ी हो गई, बट ऑटोमेशन अगर आपको आता है, ऑटोमेशन जैसे मान लो आपको एक्सेल के थोड़े बहुत फॉर्मूला आते हैं, तो वो काम आप भले ही आधे घंटे में कर सकते हैं। तो वो सवाल सारे जॉब डिस्क्रिप्शन के अराउंड ही होते हैं। तो ये पहला स्टेप है, इंटरव्यू देने से जाओ तो सबसे पहले रिज्यूमे अलग पार्ट है, बट इंटरव्यू देने से पहले इसको जरूर देखना है एक बार कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। थोड़ा आगे चलते हैं आप। ओके, आप में से कितने लोगों के पास रिज्यूमे बने हुए हैं? आप में से सबके पास ऑलमोस्ट रिज्यूमे हैं क्या आपके पास? यस सर। ओके, और रिज्यूमे बने हुए हैं मतलब वो आपके ईमेल पे है ना, पीडीएफ में, व्हाट्सएप का फोटो खींचा या आपके मोबाइल में उसका फोटो नहीं, या तो एमएस वर्ड में या फिर पीडीएफ में, उस फॉर्मेट में होने चाहिए वो आपके। अगर उस फॉर्मेट में है तो ये आप यस बोलिएगा। ऑलराइट, तो कुछ लोगों के पास हैं, कुछ के पास नहीं है। सो जिनके पास हैं उनसे थोड़ा सा हेल्प चाहिए होगा अभी, और वो हेल्प ये है, आप थोड़ा सा अगर हेल्प कर पाए कि रिज्यूमे क्या होता है, क्या हम उसके अंदर लिखते हैं,
और क्यों हमें बनाना चाहिए? Can someone help with us? हेलो हेलो Yes, please go on, Deepmala. सर, रिज्यूम में हम अपने डेटा जैसे जो हमने अपनी क्वालिफिकेशन की हुई है, सबसे पहले तो हम अपने उसके बारे में लिखेंगे। ओके, उसके आगे हम अपने इसकी जो हमारे रिज्यूम में ये करके फिर हमने जो क्वालिफिकेशन की है वो लिखेंगे, जैसे हमने डिप्लोमा वगैरह वगैरह की हुई है। एजुकेशन के बारे में लिखेंगे, राइट? हाँ, ओके। बाकी लोग भी ऐड कर सकते हैं दीपमाला के साथ। इसमें सर हम सबसे पहले अपना नाम, एड्रेस, अपना I think by mistake I muted Sasi. Sasi, you can unmute and maybe speak. हेलो सर। Yeah. सर हम रिज्यूम में पहले तो अपना सारा बायोडाटा जो है वो लिखेंगे, जैसे नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर जो हमारे पास चल रहा है, और इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव्स को लिखेंगे, क्वालिफिकेशन लिखेंगे, और जो स्किल है उसके बारे में लिखेंगे, लैंग्वेज जो हमें आती है अच्छे से उसके बारे में लिखेंगे, और जो हमारी हॉबीज है वो लिखेंगे। Okay. Anyone want to add anything else? हेलो Yes, please go on. सर, सबसे पहले तो हम लोग रिज्यूम में कंपनी का नेम और जिसमें हम करना चाहते हैं जॉब उसका आता है नेम, और उसके बाद सर हम अपना बायोडाटा देते हैं और अपनी क्वालिफिकेशन देते हैं और एक्सपीरियंस कितना है हमें जॉब का। Okay, right. Okay. Okay, बहुत सारी चीजें हैं वो हमें ऐड करनी है. Okay. Can we move to the next slide, please? Okay. So, जो आप लोगों ने जो बातें बोली हैं, अगर हम उसको छोटा सा मे बी अगर एक लाइन में कहना चाहें, बात वही है जो आप लोग बोल रहे हैं, बट इन ए डिफाइंड मैनर. अगर ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो जनरली एक पर्सन के बैकग्राउंड के बारे में, और वो बैकग्राउंड होता है कहाँ से रहने वाले हैं, क्या एजुकेशन बैकग्राउंड है, क्या एक्सपीरियंसेस है, क्या स्किल उनको आती हैं. एंड जब स्किल बोल रहे हैं तो दोनों टाइप की स्किल है. डोमेन स्किल, डोमेन जैसे फॉर एग्जांपल आप फैशन डिजाइनिंग में तो आपको स्टिचिंग करना आता है, वो डोमेन स्किल हो गया. और आपको कस्टमर से बात करना है, वो आपका सॉफ्ट स्किल हो गया कि आपका कम्युनिकेशन स्किल. कीर्ति, आई नीड 30 seconds, maybe some background noise happening. I'll just sort out. I need just 30 Yeah, sure. seconds. ओके गर्ल्स, तो जब तक महाला सर आते हैं, आई जस्ट वांट कि आप लोग थोड़ा सा और इंटरेस्ट दिखाएंगे, और अगर और क्वेश्चंस करेंगे तो डोंट यू थिंक ये थोड़ा सा और ज्यादा यूजफुल हो जाएगा? मौका मिलता है उसे पूरा काम में लेना चाहिए. इफ सर इज हैविंग सो मच नॉलेज तो आप सवाल कीजिए, डाउट है पूछिए, हम अभी सॉर्ट आउट करेंगे. ओके, सो आई जस्ट वांट अनम्यूट करो और बोलो. All right, I'm back. Okay. And जो चीज आप बोल रहे हैं कि जो ऐड करना है, can we go to the next slide, please? Okay. So अभी तक आपने बोला कि मे बी बैकग्राउंड ऐड करना है. You need to add your educational background, and you need to add your experience, your skills, your languages, lot of things. Now,
टेल मी थिंक अगर आप एक कंपनी रन कर रहे हैं एंड नाउ आई वांट यू टू नॉट थिंक लाइक ए स्टूडेंट, थिंक लाइक ए प्रो एंड ए बिजनेस वुमेन। आप एक कंपनी रन कर रहे हैं एंड आपके पास 10 लोगों को हायर करना है। आपको 10 लोग हायर करने हैं और आपको NSTA पानीपत से अराउंड 100 रिज्यूमेस आपको आए हैं। और रिज्यूमेस में जो डिटेल आपने जो बताई है कि उनका बैकग्राउंड है, उनका एक्सपीरियंस, एजुकेशन, स्किल्स और थोड़ा बैकग्राउंड लिखा हुआ है। सो आप इन 100 रिज्यूमेस को देखने में कितना टाइम लगेगा आपको? आपके पास 100 रिज्यूमे हैं NSTA पानीपत से और इन 100 रिज्यूमे से आपको 20 लोग छांटने हैं क्योंकि आपको उनको इंटरव्यू करना है और उन 20 में से 10 को आप फाइनली लेंगे। तो आपको कितना टाइम चाहिए? पूनम, मकसिद, have we done this session with these people, Kirti, sometime before? बाल कटवाने जा रहा तो जा तो राइट है। हमने सेशन के रिज्यूमे किया है कि रिज्यूमे कैसे बनाना होता है, वो भी आधे स्टूडेंट्स के साथ। सो क्या लगता है आपको कितना टाइम लेंगे आप एज ए कंपनी ओनर? 100 रिज्यूमेस हैं, उनमें से आपको 20 सॉर्ट आउट करने हैं, इंटरव्यू के लिए बुलाने। तो आप कितना टाइम लेंगे इस 100 रिज्यूमेस को शॉर्ट लिस्ट करने में? ओके, रानी से 10 मिनट्स, पूनम से हाफ एन आवर, प्रियंका से हाफ एन आवर। प्रॉपर टाइप है तो बहुत कम टाइम लगेगा और अगर रिज्यूमे विदाउट सिस्टम से बना गया तो बहुत टाइम लगेगा। ओके, बहुत टाइम लगेगा तो भी जनरली हम देखेंगे भी नहीं, उसको डस्टबिन होता है टेबल के नीचे तो डाल देंगे क्योंकि हमारे पास तो 10 लोग चाहिए और 100 लोगों ने अप्लाई किया है ना। ओके, 20 मिनट। ओके, I have around 60 plus people on the call. आपको क्या लगता है, आप कंपनी रन कर रहे हो, 100 रिज्यूमे आए आपके पास, कितना टाइम लेंगे आप उनमें से 20 लोगों को छांटने में? ओके, लेट मी रिफ्रेम माय क्वेश्चन। आपके पास एक रिज्यूमे है, उस रिज्यूमे को आप कितने देर में देख के ये पता लगा लोगे कि इस बच्चे को हमें शॉर्टलिस्ट करना है या नहीं करना है? एक रिज्यूमे को देख के ये पता लगाने में कि आप इसको शॉर्टलिस्ट करेंगे, आपके काम का है नहीं है, आपको कितना टाइम चाहिए? सर हम एक रिज्यूमे की बात कर रहे हैं। हम किसी का रिज्यूमे है उसमें उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो चेक करेंगे कि जो हमें चाहिए वो इस रिज्यूमे है या नहीं। अगर है तो हम कितना रखेंगे। टाइम चाहिए? मे भी आप देख रहे हैं या ढूंढ रहे हैं उस रिज्यूमे में जो भी आपको चाहिए, आपको कितना टाइम लगेगा एस्टिमेटेड? 2 से 3 मिनट लगेंगे अगर हम जस्ट क्वालिफिकेशन चेक करेंगे और उसके जो एक्सपीरियंस है उसको देखेंगे तो, और जो हमें चाहिए रिक्वायरमेंट उसको। एग्री। ये 2 से 3 सेकंड लिख रहे हैं आप पूनम या मिनट लिख रहे हैं? Okay, people said 2 minutes, 2 minutes, 5 minutes, 2 to 3 minutes. Okay, let me tell you. And this is not a wild guess. This is the estimated time जो इंडस्ट्री के रिसर्च से है कि एक HR कंपनी वाले आपके रिज्यूमे को कितनी देर देखते हैं। And Divya is very close to this timing. 30 सेकंड भी नहीं लगाते हैं. They spend max 5 second to 10 seconds. एंड 5 to 10 सेकंड में आपके रिज्यूमे को देख के सामने वाले को ये आइडिया आ जाता है कि ये पर्सन हमारे काम का है नहीं। नाउ 5 सेकंड में वो क्या देखेंगे? सवाल ये है, हम उस सवाल पे बात करेंगे कि 5 सेकंड में। नाउ आपके रिज्यूमे में आपको पता है आपने एड्रेस वगैरह लिखा है, आप सब लोग लिखते हो नाम, एड्रेस। मे बी आप अनम्यूट करके बात करें। हाँ,
आप जनरली आप रिज्यूमे के सबसे ऊपर अपना नाम लिखते हैं, एक एड्रेस वगैरह लिखते हैं, करियर ऑब्जेक्टिव लिखते हैं। नाउ अगर मुझे आपको शॉर्टलिस्ट करना है, आपको नाम से हायर करना है और आपका नाम बहुत फेमस नाम है, तो क्या वो मैं शॉर्टलिस्ट कर लूंगा आपका नाम देख के कि आपका नाम कीर्ति है और आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया हमने? या फिर आपका एड्रेस आप जयपुर से हो या पानीपत से हो, ये सोच के हायर कर लेंगे हम या शॉर्टलिस्ट कर लेंगे? नो सर। तो क्या देख के हायर करेंगे हम? क्वालिफिकेशन, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। क्वालिफिकेशन, स्किल एंड एक्सपीरियंस, 3 चीजें। वेल सेड रानी। स्किल, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, ये 3 ही चीजें हैं। नाउ थिंक अबाउट अ सिचुएशन, आप सारे लोग पानीपत के हैं, NSTA से हैं, और हो सकता है आप में से कुछ लोग एक ही बैच से भी हैं, राइट? फर्स्ट आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपके नाम और एड्रेस से तो हमने आपको शॉर्टलिस्ट नहीं करना है। आपके क्वालिफिकेशन, आप में से कुछ ने 10th किए, कुछ ने 12th किए, कुछ ने ग्रेजुएशन करी, बट अल्टीमेटली सारे लोग कोपा या SSA या FD कर रहे हैं, तो सारे लोग इक्वल हो गए। सारे लोग इक्वल हो गए तो कैसे शॉर्टलिस्ट करेंगे? हमें कैसे पता चलेगा कि भाई आप टॉपर हो क्लास के, या आप ज्यादा मेहनत करते हैं और मैं तो पढ़ता ही नहीं हूँ क्लास में? वो तो पैरामीटर नहीं हुआ ना शॉर्टलिस्ट करने का, क्योंकि सबके एजुकेशन में वही लिखा है NSTA पानीपत, NSTA पानीपत, और आप तो हो भी एक क्लास के। तो रिज्यूमे लेने के बजाय फिर तो मैं आपसे वैसे ही पूछ लेता कि भाई आप में से जो होशियार है वो 3 लोग आ जाओ। दूसरी बात, एक्सपीरियंस। एजुकेशन पैरामीटर होगा, बट वो होगा तब जब आप बाहर बात कर रहे हैं। I mean, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ ये चीजें इंटरव्यू में नहीं होनी चाहिए, या सॉरी रिज्यूमे में नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए, बट आप उनको कैसे प्रेजेंट कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। नाउ सेकंड चीज, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस आप में से इंटर्नशिप करी है सबने, या सबने ही नहीं करी है? अगर आपकी क्लास में करी है तो सबने करी है, नहीं करी है तो सबने ही नहीं करी। ऐसी ही सिचुएशन होती है। हो सकता है आपकी क्लास में 2 से 5 लोग हों जो ऑलरेडी काम करके आए हों, काम करने के बाद NSTA में आए हों, तो उनके पास वो अलग ही दिख गया उनका रिज्यूमे, शॉर्टलिस्ट करने में उतना दिक्कत नहीं आएगा। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस आपने लिखा ही नहीं है, या लिखा है तो सबने 1-1 महीने की इंटर्नशिप लिखी है, या 3-3 महीने का फील्ड एक्सपोजर लिखा है, तो कैसे शॉर्टलिस्ट करेंगे फिर? स्किल्स, ओके, मतलब 3 में से 2 पे तो हम थोड़ा सा ऐसे हैं, होगा नहीं होगा, ओके। स्किल तो हम सारे लोग एक बार क्लास में बैठ के लिखते हैं ना। मतलब मैंने जो लिखी, कीर्ति ने मेरा रिज्यूमे लिया, उसने लिख दी, क्योंकि वो भी FD में ही है, मैं भी FD में ही हूँ। फिर कीर्ति ने अपने 2 दोस्तों को और दे दिया रिज्यूमे, उन्होंने भी सेम लिख दी, सबने सेम कर दी, तो सबकी स्किल तो सारी सेम हो गई। अब मैं तो मेहनत करके बना रहा था रिज्यूमे, और हाँ रिज्यूमे में मैंने सारी स्किल लिखी तो मेरे को अच्छी आती थी। अब अच्छी स्किल मैंने लिख दी, बट मैंने अपना रिज्यूमे कीर्ति को दे दिया, कीर्ति ने बिना मेहनत करे उसमें कॉपी पेस्ट मार लिया, एजुकेशन एक्सपीरियंस चेंज कर दिया, स्किल्स सारी वही छोड़ दी। अचीवमेंट्स, ओके। नाउ अब सवाल ये है, 5 सेकंड का टाइम है हमारे पास, और पेज हमारे पास एक ही होता है, A4 साइज। तो सवाल ये भी होता है, इतने सी जगह में हम क्या क्या चीज डालें? हम अकम्प्लिशमेंट डालें, सर्टिफिकेट डालें, लैंग्वेज डालें, स्किल डालें, एड्रेस डालें, रेफरेंस डालें, क्या डालें? नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सो अब सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जो हमारा रिज्यूमे है वो एक डॉक्यूमेंट है जो हम अपने बारे में 5 सेकंड में सामने वाले को इतना सेंस दे दे कि वो आपको या तो शॉर्टलिस्ट कर ले, और अगर शॉर्टलिस्ट नहीं करते हैं
अगर आपका रिज्यूमे ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी देखने के बाद 5 सेकंड में ऐसे लगता है कि हमारे काम का नहीं है, तो वो जनरली ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, डेस्क के नीचे एक डस्टबिन होता है, फेंक देते हैं, और हमारे जितने एफर्ट्स थे वो चले जाते हैं। एफर्ट्स तो क्या ही थे, हमने तो कॉपी पेस्ट करते हैं बहुत ज्यादा टाइम पे, तो वो काम नहीं आता। नाउ कुछ चीजें जो हमें रिज्यूमे में चाहिए एंड वो कैसे चाहिए, क्यों इम्पोर्टेंट है, उनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं हम। ये बैकग्राउंड जब मैं बात कर रहा हूँ तो बैकग्राउंड के बारे में है मे बी आपका नाम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, आपका एड्रेस। तो बट किसी भी रिज्यूमे में हमें बैकग्राउंड क्यों ऐड करना चाहिए, क्यों लगता है आपको? क्यों लगता है आपको? आपको क्यों लगता है हमें हमारा एड्रेस हमेशा लिखना चाहिए रिज्यूमे पे, या फोन नंबर लिखने चाहिए, या ईमेल एड्रेस लिखना चाहिए? आप पानीपत के लोग कम ही बोलते हैं या आज ही कम बोल रहे हैं? तो यूजुअली तो ये बहुत बोलते हैं, अनम्यूट कर करके बीच बीच में बोलते हैं, बट आज शायद ये ज्यादा ही कम बोल रहे हैं। सो इट फील्स लाइक कि चैट में आंसर आए हैं या खुद को अनम्यूट करते हैं देन वापस म्यूट कर लेते हैं। बहुत से लोग ये भी कर रहे हैं। ओके, सो कुछ लोग बोल रहे हैं कि बैकग्राउंड से पता चलेगा कि पर्सन कहाँ से बिलोंग करता है। ओके, करेक्ट। एंड एड्रेस के अलावा कांटेक्ट पे कैसे करना है ना? ओके, सो 3 चीजें होती हैं बैकग्राउंड में। 1 इज फोन नंबर, 2nd इज ईमेल एड्रेस, 3rd इज एड्रेस। फोन नंबर क्यों चाहिए? फॉर एग्जाम्पल आपने महीने भर पहले क्वेस्ट में अप्लाई किया था एंड उस टाइम पे हमारे पास ओपनिंग नहीं थी, आज हमारे पास ओपनिंग है। या हो सकता है आपने अप्लाई किया हो और हमें कल ही चाहिए। एक एग्जांपल लेता हूँ मैं कंप्यूटर ऑपरेटर का, कि हमारा कंप्यूटर ऑपरेटर आज चला गया और हमें कल की कल चाहिए काम करना। अब मैं आपको मेल लिखूंगा, हो सकता है आप मेल नहीं पढ़ेगा, तो इमीडिएट कांटेक्ट के लिए हमेशा फोन नंबर होना चाहिए। फोन नंबर रखते टाइम पे हमें 2 चीज ध्यान रखनी चाहिए, हमेशा 2 फोन नंबर दो। 2 नंबर इसलिए, अगर आपका एक फोन नंबर काम नहीं कर रहा है तो पर्सन इमीडिएटली दूसरे पे फोन पे बात हो पाए। नाउ बहुत सारे बच्चों के पास, अगर आप कंफर्टेबल हो, आप अननोन नंबर से फोन करते हो तो आप एक भी दे सकते हैं। बट अगर आप पेरेंट्स का नंबर दे रहे हैं तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि पेरेंट्स को पहले नोटिफाई करा के रखो कि अगर आपका कोई फोन आता है, आज वेडनेसडे है, तो ऐसे नहीं बोले कि वेडनेसडे को कंपनी वाला का फोन आया और वो आपको फ्राइडे शाम को बता रहे हैं। उससे क्या होगा, आपका सैटरडे संडे गया एंड देन मंडे तक जो कंपनी को अर्जेंट है वो वेडनेसडे को ही क्लोज करते हैं, वो आपका वेट नहीं करेंगे। तो आप सिर्फ एक फोन नंबर की वजह से आपका किया धरा सारा गायब हो जाएगा। तो हमेशा फोन नंबर एक्टिव रहना चाहिए। नाउ मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं, जैसे मान लो प्रियंका है। अब प्रियंका का मेल आईडी जो बनता है वो उस नेम में पूरा कहीं ना कहीं प्रियंका @ कुछ होना चाहिए। ऐसे नहीं है, नेम प्रियंका है आपका रिज्यूमे में ऊपर और आपने मेल आईडी लिख के रखी है पूनम @ समथिंग, दैट मीन्स आपका नाम प्रियंका है बट मेल आईडी पूनम का है। अब वो हो सकता है आपको कॉलेज में प्रियंका बोलते हैं और घर पे पूनम बोलते हैं, इसलिए आपने पूनम नाम से मेल आईडी बना लिया। नहीं, प्रोफेशनली आपका मेल आईडी में आपका नेम होना चाहिए। अगर आपने ऐसे कुछ बना के रखे तो आप नया आईडी क्रिएट करो जिसमें कहीं ना कहीं आपका नाम मेंशन हो। एंड ये इथिकली और प्रोफेशनली बहुत अच्छा नहीं लगता है। आई हैव सीन पीपल जहां पे नाम कुछ और है और उनका मेल आईडी कुछ और है, तो जब मेल करते हैं ना तो वो मेल ऐसे लगता है कि ये गलत इंसान को मेल भेज रहे हैं, क्योंकि नाम तो प्रियंका है और पूनम को कैसे भेजी गई एक कंपनी मेल।
अब उसको आप 15 लॉजिक दोगे, वो लॉजिक सुनने के लिए नहीं है। काम में सबको काम चाहिए और आपको पैसा चाहिए। सो ये कम्युनिकेशन वाले पार्ट है जहां पे आपको क्लियर रहना चाहिए। यहां तक हम क्लियर हैं? ओके। थर्ड हुआ इसमें एड्रेस। अब एड्रेस क्यों लिखना है? वन इज, कुछ जो पोस्टिंग ऐसी होती है जिनमें ऐसे भी लिखा हुआ था कि पानीपत के ही लोग हों तो ज्यादा बेहतर है, या अगर नहीं भी लिखा है कंपनी पानीपत की है और अगर मैं जयपुर से अप्लाई कर रहा हूं, तो पहली बात कंपनी वालों को एक थोड़ा सेंस आ जाता है कि अगर मैं जयपुर से हूं और पानीपत में जॉब ढूंढ रहा हूं, मैं साल 2 साल टिक जाऊंगा, बट वो मेरे को 5 साल उनकी कंपनी में काम करते हुए नहीं देख सकते, क्योंकि एनीवेज कभी ना कभी तो मेरे को वापस जयपुर आना ही पड़ेगा। तो इसलिए भी वो कई बार एड्रेस को देखते हैं ये चेक करने के लिए कि सामने वाला पर्सन लोकल हो तो ज्यादा प्रेफर्ड। लोकल होता है तो उनको कई बार सैलरी भी कम, क्योंकि कम सैलरी में भी चल जाता है, क्योंकि अगर मैं जयपुर से आऊंगा और सेम रोल के लिए अप्लाई करूंगा तो मेरे को रेंट भी पे करना पड़ेगा, मेरे को खाने का भी देखना पड़ेगा, जबकि आपका घर वहीं पे है और आप वहीं के रहने वाले हो, तो हो सकता है आप उस कंपनी में ज्यादा टाइम भी रुक जाओ, आप थोड़ा बहुत कम सैलरी में भी काम चला लो। तो ये बैकग्राउंड पे होता है। नाउ अब बात करते हैं एजुकेशन की। एजुकेशन में क्या क्या लिखना चाहिए हमें? अगर मैं अपने रिज्यूमे में एजुकेशन की बात कर रहा हूं तो क्या क्या लिखना चाहिए मुझे? सो फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। मैंने 10th करके रखी है, मैंने 12th करके रखी है, मैंने बीए भी करके रखी है, और चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने एमए भी करके रखी है और उसमें मैंने एनएसटीआई में करके रखी है। सो कौन सी क्वालिफिकेशन पहले लिखनी चाहिए मुझे? 10th पहले लिखनी चाहिए या एमए लिखना चाहिए या एनएसटीआई पहले लिखना चाहिए? क्या पहले लिखना है? एमए। एनएसटीआई। ओके, एग्री। ओके, सो मैं सिंप्लीफाइड करता हूँ। हमेशा बड़े से छोटी लिखनी चाहिए क्वालिफिकेशन या छोटी से बड़ी? मतलब छोटी से बड़ी मतलब 10, बड़ी से 12 छोटी ऐसे, सर। छोटी से या बड़ी, फिर बड़ी से? फिर बड़ी से छोटी। छोटी से बड़ी। एमए बीए +2 10th। ओके, लेट्स टेक्निकल टेक सम क्वालिफिकेशन। गोडे, थोड़ा सा होल्ड करते हैं। जो लोग ऐसे बोल रहे हैं कि पहले 10th 12th ऐसे लिखना चाहिए, आपको क्यों लगता है ऐसे लिखना चाहिए? एंड देन सेम क्वेश्चन, जो ऐसे बोल रहे हैं बड़े से छोटा लिखना चाहिए, एमए बीए ऐसे, तो मे बी जो लोग बोल रहे हैं कि 10th 12th ऐसे लिखना चाहिए, पहले 10th लिखना चाहिए, तो आपको क्यों लगता है पहले 10th लिखना? हेलो सर। यस प्लीज। सर हायर क्वालिफिकेशन पहले लिखेंगे और जैसे हमने बीए वगैरह जो +2 वगैरह कर रखी है वो बाद में लिखेंगे। ये हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि अगर मैं अब एनएसटीआई कर रही हूँ तो मैं पहले एनएसटीआई लिखूंगी जो मेरा फ्रेशर है, क्योंकि मैं कर रही हूँ, और जो एमए है मेरा मास्टर किया हुआ है वो मैं बाद में लिखूंगी, उसके बाद मैं बीए लिखूंगी। ओके, एनी मोर थॉट्स? कुछ लोग और ऐड करना चाहिए कि उनके क्या लॉजिक्स है? हेलो सर। कीप दिस थिंग इन माइंड। या प्लीज गो ऑन। सर सबसे पहले लेटेस्ट क्वालिफिकेशन लिखनी चाहिए जो करेंटली हमने की हो, उसके बाद जो भी हमने एमए की है बीए की है वो लिखनी चाहिए, बिकॉज जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन होती है वो इसलिए की जाती है क्योंकि हमने लोएस्ट क्वालिफिकेशन का रखी होती है, इसीलिए पहले हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आती है। एग्री।
एंड यहाँ पे एक सबसे बड़ी चीज ये भी है कि हमारे पास सिर्फ 5 सेकंड है अपने बेस्ट देने के लिए। मतलब वो आपका पेपर देख के, आपका रिज्यूमे देख के सामने वाले को सेंस आना चाहिए कि इस पर्सन को रखना है या नहीं रखना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये एग्जाम्पल बहुत बार देता हूँ जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी। आपने रिज्यूमे में 10th लिखा है और फिर 12th लिखा है और फिर ऐसे नीचे नीचे करते लिखते जा रहे हैं। एक दूसरा स्टूडेंट है जिसने पहले लिखा है MA, फिर छोटा ऐसे। मैं दोनों रिज्यूमे देख रहा हूँ, व्हाट इफ मैंने दोनों का पहला लाइन एजुकेशन देखा, मतलब इसमें मैंने देखा 10th और मेरे को चाहिए ग्रेजुएशन। 10th देखते ही मैंने नीचे देखा ही नहीं, मैंने उस रिज्यूमे को रखा एंड साइड में फेंक दिया। इसमें मैंने देखा MA, मेरे को सेंस आ गया कि इसने ऑलरेडी 12th वगैरह करके रखी है और इसको शॉर्टलिस्ट कर लिया। तो अब अगर मान लो एम्प्लॉयर को हम ऐसे तो नहीं बोल सकते ना RTI डाल के या और कुछ करके कि ये तो मेरी बैचमेट ही है, इसने तो MA करके रखा है और वो भी 60% से, जबकि MA मैंने करके रखा है 80% से। वो तो मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैंने तो 10th देकर फेंक दिया। मेरी जबरदस्ती थोड़े, गवर्नमेंट जॉब थोड़ी है ये कि आप बोलो कि भाई हाँ चेक करो, हमारा तो रिज्यूमे में चेक होने में 1 मिनट लगना चाहिए। तो हमेशा इस रिज्यूमे में एक चीज ध्यान रखनी है, जो भी आप चीज डाल रहे हो आप 5 सेकंड में अपने आप को बेस्ट दिखाना है। और अगर आप अपने आप को 5 सेकंड में बेस्ट नहीं दिखा पा रहे हो तो फिर जॉब लेने में मुश्किल आ सकती है। अब वो कैसे करना है वो हम धीरे धीरे बात करेंगे। तो हमेशा ये ध्यान रखना, पहली बात, जिस रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो उससे रिलेटेड क्वालिफिकेशन सबसे ऊपर। अगर आप फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड अप्लाई कर रहे हो तो सबसे पहले भले ही आपने MA करके रखी है, उस केस में भी आपको NSTI सबसे ऊपर लिखना है, फैशन डिजाइनिंग फ्रॉम NSTI, एंड देन MA, एंड देन फिर नीचे जाना है। क्योंकि अगर मान लो मैंने MA करके रखी है, क्या गारंटी है मेरे को स्टिचिंग आती है? उससे कैसे पता चलेगा मेरे को? तो हमेशा जो रिलेवेंट क्वालिफिकेशन सबसे ऊपर एंड देन उसके बाद सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन, बड़ी से छोटी। यहां तक क्लियर है हम? यस। ओके, ऑलराइट। यस सर। एक बात बताओ मेरे को, आप लोग NSTI में आए हो, ये डिग्री प्राइवेट कॉलेज वाले, आप CITS वाले हो मोस्टली या CTS वाले हो? CTS सर। दोनों से हो, है ना? यस सर। हाईजेक मत करो ऐसे हमारे कॉल को, है ना? ओके, सो दोनों से हो। नाउ एक बात बताओ मेरे को, ये कोर्स तो आप ITI में भी कर सकते थे जो CTS वाले हैं, और जो CITS वाले हैं वो ये कोर्स तो किसी और कॉलेज से भी कर लेते हैं। आपके हर स्टेट में है, बहुत सारे कॉलेज हैं जो CITS कराते हैं। आप NSTI में क्यों आए हो? और यहाँ तो आपको दिन भर असाइनमेंट कराएंगे, पढ़ाएंगे भी टीचर, और कीर्ति मैम भी आएंगी पढ़ाने। वहां तो आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, वहां तो एग्जाम देने जाओ सिर्फ। तो फिर आप यहाँ पे NSTI में क्यों आए हो? मतलब वहां तो आपको कुछ नहीं करना, डिग्री मिल जाएगी। यस कविता। जो बेसिक स्किल है वो तो नहीं सीख पाएंगे ना हम, पहले स्किल सीखना जरूरी है ना, उसके बाद एग्जाम देना क्लियर है सर। सर पढ़ना है तो साथ में सीखना भी तो जरूरी होता है ना। तो सीखने के लिए आपने सिर्फ NSTI को क्यों चुना? आप ITI से भी पढ़ सकते थे। सर टीचर्स भी हमारे NSTI के अच्छे हैं, ऐसे ITI के भी अच्छे हैं सर। एक तो सर यहाँ पे सारे गर्ल्स का है ना, बॉयज का इंटरफेयर नहीं है, तो पेरेंट्स अच्छे से अलाउड करते हैं वहाँ पे फिर जाना। ठीक है, मैं थोड़ा सा जो बात कहना चाह रहा हूँ उसको आप समझिएगा। आप में से कोई ऐड करना चाह रहा है? हाँ, आप में से कोई बोल रहे हैं, पहले बोल लीजिए। ताकि पूरे नेशनल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी तो है, उस चीज का भी तो पड़ता है सर। ओके, आपके आसपास मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।
आपके आसपास लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं? आपके आसपास परिवार में किसी ने बीटेक किया हुआ हो? यस सर। जब वो बीटेक करते हैं तो या तो प्राइवेट कॉलेज से करते हैं या फिर वो आईआईटी से करते हैं, है ना? दोनों में क्या फर्क है? गवर्नमेंट प्राइवेट का सर। गवर्नमेंट के तो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज भी आते हैं, आईआईटी में क्या फर्क है? हाँ। सर एजुकेशन टीचिंग का फर्क है। जो वहां पे एजुकेशन होती है, जब मैं आपको बोल रहा हूँ इंजीनियरिंग कॉलेज और जब बोल रहा हूँ आईआईटी, तो एक तो सबसे बड़ा फर्क है जो टीचिंग का फर्क है। दूसरी बात, जब आईआईटी बोल रहा हूँ तो आपके दिमाग में जो, अगर आप इंजीनियरिंग को ऐसे सोच रहे हो, आईआईटी बोलते ही आप ऐसे सोच रहे हो, राइट? और ये कैसे होता है? ब्रांड होता है, ब्रांडिंग होती है हर कॉलेज की, कि अगर आप इसमें जाओगे तो आपको इतनी सर्टेन चीजें तो आपको सीख के आओगे ही। वही बात होती है एनएसटीआई में कि भाई आपने एनएसटीआई में एडमिशन ले लिया, 70% अटेंडेंस तो जरूरी है, एंड आप कुछ भी आए नहीं आए, पूरा आए नहीं आए, बट आपको इतनी चीजें तो आएंगी। वही बात अगर प्राइवेट कॉलेज में है तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसमें आपका काम भी हो जाएगा गवर्नमेंट में। बट जो सवाल है, जो किसी ने मेंशन भी किया कि आपको स्किल नहीं मिलेगी। नाउ अब हम एनएसटीआई में पढ़ भी लिए, हमारे पास स्किल भी आ गए, बट हम उसको रिज्यूमे पे कैसे दिखा रहे हैं? मतलब आप पढ़ रहे हो एनएसटीआई से, मैं पढ़ रहा हूँ किसी गवर्नमेंट का, कोई दूसरा स्टेट गवर्नमेंट का कॉलेज है जो मेरे को CITS करा रहा है, मैं रिज्यूमे में लिख रहा हूँ CITS इन दिस ईयर, एंड आप भी सेम लिख रहे हो। तो जो सबसे बड़ी मिस्टेक मैंने देखी है लोगों को, वो इन ब्रांडिंग को भुनाते नहीं है। भुनाना मतलब क्या क्या बोलते हैं, कि जो आपके पास होता है ना चीज, उसको आप कैसे कैश करते हैं। आप जैसे मान लो रिज्यूमे में आपने डाला कि अब मैं तो स्किप करूंगा क्योंकि मैंने तो प्राइवेट पढ़ा है, तो मैं तो कॉलेज का नाम ही नहीं लिखूंगा रिज्यूमे में, नहीं तो सामने वाले का 5 सेकंड है और वो रिज्यूमे पे नाम देख लेगा कॉलेज का, तो कहीं ना कहीं ऐसे आ जाएगा कि यार ये तो प्राइवेट से पढ़ा हुआ है, इतना नॉलेज नहीं होगा। और अगर आपने मिस कर दिया कॉलेज का नाम लिखना वहां पे एनएसटीआई रिज्यूमे में, तो सामने वाले को ये पता नहीं चलेगा कि आपके पास इतनी स्किल तो मिनिमम है क्योंकि आप एनएसटीआई से पढ़े हो। तो हमेशा कॉलेज का नाम पूरा लिखना, एनएसटीआई मत लिखना रिज्यूमे में, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो भी है। अब आप मेरे को क्विक से ये बताना, आप एनएसटीआई का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर वीमेन। ओके, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ओके, अब ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 2 वर्ड होते थे जो स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ओके, हाँ, सो ये जयपुर में जो कॉलेज की वेबसाइट है ना, वो अलग बोलते हैं कई बार, तो ये नाम चेक करना बेटर रहता है हमेशा, तो ये पूरा लिखना। अब ये हो गया आपकी एजुकेशन के बारे में, मतलब जहां से भी आपने एमए किया है, 12th किया है, 10th किया है, वो छोटे से बड़ा लिखना है, कॉलेज का नाम लिखना है। अब एक चीज जो है ट्रिकी, अगर आपके अच्छे परसेंटेज हैं तो परसेंटेज लिखना है रिज्यूमे में, अगर आपके परसेंटेज अच्छे नहीं है तो स्किप कर देना उसको, क्योंकि ध्यान रहो ये ऐसा पेज है जो आपके बारे में अच्छे से अच्छी बात करना चाहिए। कविता, यू वांट टू ऐड एनीथिंग? यस सर। या प्लीज ऐड ऑन कविता। कविता बोलिए। यस मैम, आई डोंट नो अबाउट क्वेश्चंस मैम। सो फिर एक आता है करियर ऑब्जेक्टिव। अब करियर ऑब्जेक्टिव क्या होता है, किसी को थोड़ा बहुत आइडिया है? ओके, चलो मैं बात करता हूँ इसके बारे में। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझिए, आप
मैं कंपनी रन कर रहा हूँ एंड आप मेरे यहाँ पे जॉब के लिए आए, तो सवाल ये होता है कि ये जॉब देने से आपको क्या फायदा होगा। अगर मैं आपको जॉब ऑफर कर रहा हूं तो आपको क्या फायदा होगा। वन इज आपको तो जॉब मिल जाएगी, पैसे मिल जाएंगे और जो पढ़ाई की आपको नौकरी मिल, बट मेरे को क्या फायदा है। तो जनरली ये चीज होती है कि करियर ऑब्जेक्टिव में दो चीजें होती हैं। वन इज आपको लाइफ में क्या उद्देश्य है आपका, आप कहाँ पे अपने आप को देख रहे हो अगले 5 साल 10 साल में। दूसरा चीज ये लिख सकते हैं आप कि भाई ये जॉब मिलने से मेरे को ये फायदा होगा और आपको ये फायदा होगा। फॉर एग्जाम्पल कि ये देने से मे बी मुझे पर्सनल ग्रोथ होगा, मेरे पास जो स्किल है वो उनको यूटिलाइज कर सकता हूँ, और अगर आप मुझे लेते हैं तो मे बी आपकी कंपनी का ग्रोथ होगा एंड मैं प्रोग्रेस में हिस्सेदार रहूंगी। मतलब आप उनके यहाँ पे काम करेंगे तो उनकी कंपनी का भी ग्रोथ होगा। तो आप ये बात बोलते हैं। नाउ दूसरी बात, अब ये पूछते क्यों हैं या इंटरेस्टेड क्यों होते हैं लोग आपके करियर ऑब्जेक्टिव में। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा करियर ऑब्जेक्टिव है कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब लगना है और मैं प्राइवेट नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो प्राइवेट वाला देखते ही मेरे को रिज्यूमे को डस्टबिन में डाल देंगे, क्योंकि उनको पता है कि अल्टीमेटली मेरे को जाना प्राइवेट गवर्नमेंट में है, 2 महीने के लिए यहाँ पे हूँ, जैसे नौकरी मिली मैं उनको कभी भी बीच धार में छोड़ के चले जाऊंगा। तो हमेशा अपने करियर ऑब्जेक्टिव को शार्प रखो, जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो उसी से रिलेटेड रखो। तो हमेशा जब भी आप जॉब के लिए अप्लाई करो, पहला रूल जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ो, दूसरा रूल अपना रिज्यूमे को उसके हिसाब से मॉडिफाई करो। क्योंकि मैंने ऐसे देखा है, आप अप्लाई कर रहे हो कुछ और पोस्ट के लिए एंड आपके करियर ऑब्जेक्टिव में लिखा है आई वांट टू बी अ कंप्यूटर ऑपरेटर इन अ कंपनी वेयर आई कैन प्ले विद माय स्किल्स एंड हेल्प कंपनी ग्रो। भाई हमें कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए ही नहीं, हमें तो डेटा मैनेजमेंट वाला पर्सन चाहिए। तो आप रिज्यूमे में कंप्यूटर ऑपरेटर डालते ही आपका सारा जो किया हुआ है खत्म हो गया। अब इन करियर ऑब्जेक्टिव के बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। मैं आपको एक सैंपल दिखाऊंगा एंड लेके जाऊंगा कि वो आप कैसे लिख सकते हैं एंड कैसे ऐसे लिख सकते हैं कि आप अगर क्लास में 50 बच्चे हैं तो सबके करियर ऑब्जेक्टिव अलग हैं। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर NSTI में ही मान लो हायर करने आ गया कोई और सबके रिज्यूमे उन्होंने लिए और सब में एक ही करियर ऑब्जेक्टिव आ गया, तो भी तो दिक्कत है ना। एंड अगर आप इंटरनेट से लिखोगे तो भी दिक्कत है, हो सकता है 5-4 के सेम आ जाए। अगर आप अच्छे से रिसर्च करके मॉडिफाई करके नहीं लिखेंगे इसको तो फिर सबका सेम आ जाए। एंड रिज्यूमेज आप कभी भी देखना, आप 5 दोस्तों के मंगा के देख लेना, उनमें आधी चीजें तो देख के आपको समझ में आ जाएंगी सारे कॉपी पेस्ट है। तो एम्प्लॉयर तो शॉर्टलिस्ट करने के लिए मांगते हैं रिज्यूमे। स्किल्स 2 टाइप की होती हैं, वन इज सॉफ्ट स्किल, अनदर इज टेक्निकल स्किल। अगर छोटा एग्जांपल दूं मैं, टेक्निकल स्किल उनको बोलते हैं जो आपकी डोमेन स्किल होती है, जो आप हाथ का काम है। फॉर एग्जांपल आप स्टिचिंग सीख रहे हैं, आप एम्ब्रॉयडरी सीख रहे हैं और आप मे बी धागे का कुछ काम सीख रहे हैं, वो आपकी डोमेन स्किल हो गई। आप MS ऑफिस सीख रहे हैं, आपको एक्सेल आता है, ये आपकी हो गई डोमेन स्किल। फिर हो गई सॉफ्ट स्किल की बात करें तो सॉफ्ट स्किल वो होती है जो आपके बिहेवियर को, जो आपके एटीट्यूड को दर्शाती है। कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ, मैं कितना कम्युनिकेशन इफेक्टिवली कर रहा हूँ, मैं कितना टाइम से आपकी क्लास ज्वाइन कर रहा हूँ, मैं ओके विल टेक दैट क्वेश्चन सून। सो सॉफ्ट स्किल वो होती हैं जो आपके बिहेवियर से रिलेटेड होती हैं। कुड बी योर टाइम मैनेजमेंट, कुड बी आप कितना फ्लेक्सिबल हैं, आप टीम का कितना सपोर्टिव हैं, कितने टीम प्लेयर हैं, ये सॉफ्ट स्किल में आएगा। पूनम का एक सवाल है, शॉर्ट हैंड किस में आएगा? शॉर्ट हैंड आएगा टेक्निकल स्किल में, क्योंकि वो आपकी बिहेवियर में नहीं आता है। शॉर्ट हैंड हमेशा आप सीखते हैं, और जो हाथ का काम होता है, एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं,
और जो आप कॉलेज के कोर्स में सीख रहे हैं वो टेक्निकल नॉलेज होता है आपका। एंड देन मे बी आप सर्टिफिकेट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, अकम्प्लिशमेंट ऐड कर सकते हैं। एक रेफरेंस होता है, आप में से कुछ लोगों को टीचर्स बोलते भी होंगे कि आप बहुत अच्छे से काम करते हैं, आपको ये काम बहुत अच्छे से आता है, आप ब्रिलियंट लोग हैं। हो सकता है कुछ को डांटते भी हों टीचर्स, या कुछ और भी बोलते हों कि आप पढ़ते नहीं हो, आप ऐसे हो वैसे हो, आप तो हमेशा बदमाशी करते हो। बट कभी ना कभी आपको किसी ने ये तो बोला होगा कि आप अच्छे हैं, आप इस काम में बहुत माहिर हैं, आप अगर इसको ऐसे करेंगे तो आप और भी अच्छा कर सकते हैं। क्या कभी किसी के साथ ऐसा इंसिडेंट होता है? अरे आपको किसी ने भी, भले ही टीचर्स ने, आपके फ्रेंड्स ने बोला हो आपको कि यह काम आप अच्छा कर लेते हैं। ओके, अब ये समय है जब उन चीजों को आप कैश कैसे करते हो। कैश मतलब भुनाना बोलते हैं हिंदी में, कि उनको कैसे आप मे बी काम में लेते हो। प्रेज या आपका अप्रिशिएशन कभी काम में नहीं आता है, बट यहाँ पे आपको काम में लेना है। अगर मैं कंप्यूटर टीचर हूं और मैं आपको ऐसे बोल रहा हूँ आपका MS एक्सेल अच्छा है, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप उनको ऐसे बोलिए सर मैं कभी जॉब के लिए अप्लाई करूं तो मैं आपका रेफरेंस दे सकती हूँ क्या इंडस्ट्री में। अगर आपके टीचर आपके कोई जो इंडस्ट्री में वेल नोन है, जिनको लोग जानते हैं, अगर वो बोल रहे हैं कि आप ये काम अच्छा करते हैं, तो आप उनका रेफरेंस देने का ट्राई कीजिए, उनसे पूछ लीजिए। अब क्यों रेफरेंस? क्योंकि अगर मैं हायर कर रहा हूँ और इंडस्ट्री में कोई वेल नोन पर्सन, क्योंकि आपके NSTA टीचर एम्प्लॉयर बहुत बार जानते हैं, और वो जान के अगर मान लो मैं आपका टीचर हूँ, मेरे को कोई पानीपत का एम्प्लॉयर बोल रहा है कि आप कोई ऐसा स्टूडेंट सजेस्ट करिए, तो मैं 10 रिज्यूमे भेज रहा हूँ और उसमें एक में मेरा रेफरेंस भी है, नीचे मेरा नाम लिखा है स्टूडेंट ने, कि अगर आपको मेरे बारे में ज्यादा पता करना है तो रेफरेंस में इनसे बात कर सकते हैं आप। उससे मेरे को ये कॉन्फिडेंस आ जाएगी ये पर्सन रिकमेंड कर रहा है, तो एटलीस्ट इसको एक सर्टेन लेवल की स्किल आती है। तो रिकमेंडेशन हमेशा काम करता है जॉब में। पहले रिकमेंडेशन ऐसे होता था, आपके चाचा, आपके मौसी या कोई और भैया बहन इंडस्ट्री में काम करते थे, एंड देन आपको देख के ऐसे कि हाँ हमारी कंपनी में जॉब है, आप आ जाओ क्योंकि मैं आपको जानता हूँ, आपको काम भी वही सिखा दें। अब इंडस्ट्री ऐसे काम नहीं करती है। इंडस्ट्री को वो चाहिए जो काम आता है, जो काम कर सकते हैं, और इसके लिए इंडस्ट्री में आपकी रेफरेंस है तो वो काम वाले की रेफरेंस होना तो बेहतर है। परिवारवाद वाली चीजें अभी कम हो गई हैं इंडस्ट्री में, क्योंकि पूरा मॉनेटरी फोकस्ड है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं कि इतनी चीजें तो हो गई, बट हम इनको रिज्यूमे में डालें तो डाले कैसे। कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये लिंक कैन वी ओपन? ओके, सो ये स्लाइड हम आपके साथ शेयर कर देंगे, एंड ये कुछ फॉर्मेट है जो आप देख रहे हैं। जहां पे ये डॉट डॉट है वहां पे मतलब है आपको चीजें लिखनी है ऊपर। कैन वी गो टू, हाँ, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, जेंडर वगैरह, ईमेल आईडी, फोन नंबर, एंड देन कॉन्टेक्ट नंबर के जस्ट नीचे आपको एड्रेस भी लिखना है, एंड करियर ऑब्जेक्टिव यहाँ पे लिखना है। फिर आपको आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखनी है। अगर आपके परसेंटेज कम है तो आप परसेंटेज स्किप कर दीजिएगा। कैन वी गो थोड़ा सा नीचे? ओके, एंड देन आता है स्किल। तो आप देखेंगे ना जो ब्लैक डॉट है, बिग डॉट, एंड मे बी उसके अपोजिट साइड में, राइट हैंड साइड में स्मॉल स्मॉल डॉट है। तो हमने ये कैटेगरी आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए किए हैं कि जो 5 बड़े डॉट है ना, उनके सामने आपको स्किल लिखनी है। वो स्किल लिखनी है टेक्निकल स्किल। जैसे मैं फैशन डिजाइनिंग से हूँ, तो मेरे को वहां पे ब्लैक डॉट के सामने मेरी जो टेक्निकल स्किल है कि मेरे को एम्ब्रॉयडरी आती है, मेरे को स्टिचिंग आती है, मेरे को कटिंग आती है, जो भी आपको आता है, मेरे को क्राफ्टिंग आती है, जो भी आपको लगता है ना, जो आपकी मेजर 5-6 स्किल है, वो उनके सामने लिखना। फिर दूसरा हो गया जो आपकी सॉफ्ट स्किल, जो आप कैसे बात करते हैं, कैसे क्लाइंट से बात करते हैं, कैसे आपको कंप्यूटर का नॉलेज है। यहाँ पे एक ध्यान रखना,
सॉफ्ट स्किल में कई बार हम ये कंप्यूटर वाली बेसिक आईटी स्किल भी लिखते हैं। वो इसलिए लिखते हैं कि वो आपके डोमेन नहीं है बट आपके काम में आएंगी, तो आप उनको किसी भी साइड में लिख सकते हो। बट आप जो डिस्क्रिप्शन जब आप देखेंगे ना, वहां पे ये देख लेना कि उन्होंने कौन कौन से स्किल मेंशन करी है जो उनको चाहिए, और वो यहाँ पे होनी चाहिए। उससे क्या होगा, जब वो रिज्यूमे देखेंगे तो उनको देखते ही पता चल जाएगा कि हाँ कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, इसको एम्ब्रॉयडरी आती है, इसको एमएस ऑफिस आता है। वो सारी चीजें स्किल इन डॉट्स के सामने लिखनी। एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आपको यहाँ पे लिखना है, अगर नहीं है तो आप इसको डिलीट कर देना, इस पूरे कॉलम को ही। लैंग्वेज के बारे में आप हिंदी, इंग्लिश एंड देन कोई भी आप थर्ड लैंग्वेज आप जानते हैं वो आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, आप में से कुछ लोग बोलेंगे इंग्लिश हमें उतना फ्लुएंट नहीं आता है। फ्लुएंट होना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप हिंदी बोल सकते हैं, रीड मतलब पढ़ सकते हैं, राइट एंड स्पीक। यहाँ पे आगे ब्रैकेट में ये डालना है हिंदी के आगे कि रीड कोमा राइट एंड स्पीक, मतलब आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं एंड बोल सकते हैं। ऐसे ही इंग्लिश के नीचे लिखना है। आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं तो ब्रैकेट में लिखना है रीड, आप लिख सकते हैं इंग्लिश तो लिखना राइट, और अगर आप थोड़ा बहुत बोल लेते हैं तो एंड स्पीक की जगह लिखना आप लिटिल फ्लुएंट। मैं आपको कमेंट करके लिख देता हूं कैसे आएगा ये। सो हिंदी पे लिख रहे हैं हम तो लिखेंगे रीड, राइट एंड स्पीक। अब यहाँ पे एक चीज जो ध्यान रखने वाली है ना, राइट WRITE है, RIGHT नहीं है, वो ध्यान रखना है स्पेलिंग का। और अगर आप मान लीजिए आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं एंड आप थोड़ा बहुत आ रहा है आपको, तो आप ऐसे लिख सकते हैं लिटिल फ्लुएंट, मतलब आप थोड़ा बहुत बोल सकते हैं। तो ऐसे आपको लिखना है, रीड, राइट एंड लिटिल फ्लुएंट। सो ऐसे आपको लिखना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे अगर ऐसे सोचेंगे कि मेरे को तो कम आता है और आप यहाँ से मिटिगेट कर दोगे ना, सामने वाले को ये परसेप्शन आता है इसको तो 0% आती है इंग्लिश, और मुझे नहीं लगता आप में से सबको 0% आती है। और अगर आप जूम कॉल पे हो और ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको 60% तो इंग्लिश आती है मिनिमम, और 90% मैक्सिमम लोगों को आती होगी, और जो 10% आपको लग रहा है आपको नहीं आती है, वो आती नहीं है, वो आपकी हेजिटेशन है। तो हेजिटेशन निकालो। क्वेस्ट ऐप पे इंग्लिश के बहुत सारे मॉड्यूल हैं गेमिफाइड, आप उनको ट्राई आउट करो, वहां पे कैसे बात करनी होती है उसके बारे में है, तो आप क्वेस्ट ऐप पे वो ट्राई करते जाओ जब भी टाइम मिलता है। आप में से बहुतों ने किया भी है, बहुतों के स्कोर हम देख रहे थे पीछे, बहुत अच्छे अच्छे स्कोर है। तो आप एक दूसरे के साथ या जब भी बात करो तो थोड़ा बहुत इंग्लिश में करो, ट्राई करो, सो दैट वो जो डर रहता है, हेजिटेंस रहता है, वो थोड़ा सा चला जाए। क्योंकि बोले बिना कभी तो बोलना पड़ेगा। आज बोल लो, आज बोल लोगे तो जो सैलरी 10,000 से स्टार्ट होने वाली है 15 से हो जाएगी, नहीं तो 5 साल काम करके फिर 15 पे पहुंचेंगे, फिर इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, और 5 साल 10,000 में गुजारा भी करना है। तो पहले ही सीख लोगे थोड़ा बहुत तो फायदा भी करेगा कैरियर में। अचीवमेंट सर्टिफिकेट्स में जो आपको लगता है, अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है अचीवमेंट सर्टिफिकेट वही लिखना जो उस जॉब से रिलेटेड हो, जो आपको उस जॉब दिलाने में हेल्प कर पाए। एंड देन नीचे डिक्लेरेशन। अब मैं थोड़ा सा वापस हम, हाँ आपको यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह, डिक्लेरेशन वगैरह सारी देनी। अब वापस हम उस पे चलते हैं स्लाइड पे। कीर्ति एक नेक्स्ट स्लाइड पे चलना। हाँ नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ आप एक स्किल वाले पे क्लिक करना। ओके सो ये लिंक हम आपके साथ शेयर कर देंगे। हमने यहाँ पे क्या है, सॉफ्ट स्किल क्या क्या होती है ना, वो हमने मेंशन करी है। इन केस अगर आप लिखो और आप स्ट्रगल करो ना कि मेरे को क्या सॉफ्ट स्किल होती है, कैसे लिखनी है, तो ये कुछ सॉफ्ट स्किल के एग्जांपल्स हमने यहाँ पे दिए हैं। ये लिंक हम आपको इस मीटिंग के बाद हम आपको ये लिंक शेयर कर देंगे ग्रुप में कीर्ति, सो आप देख लेना। सो जब आप रिज्यूमे बनाओ और आप स्किल डालने में स्ट्रगल करो ना,
बट अगेन आपको डोमेन स्किल आपको ही डालनी है कि अगर आप फैशन डिजाइनिंग में क्या सीखा है वो स्किल आपको डालनी है। सॉफ्ट स्किल वाली जो स्मॉल डॉट है उनके सामने अगर 5 आपको डालनी है मेन, तो आप इनमें से चूज कर सकते हैं। कैन वी गो बैक टू द स्लाइड? करियर ऑब्जेक्टिव। हाँ, सो हमने क्या किया है, कुछ करियर ऑब्जेक्टिव हैं, अराउंड 20 हैं कितने। तो जो बात हम करियर ऑब्जेक्टिव में कहना चाह रहे हैं ना, एक ही तरह से बात, उसको अलग अलग तरीके से कह के ये हमने कहीं से सोर्स किया है। तो आप ट्राई करना, जो आपको लगे आपको समझ में आ रहा है वो करियर ऑब्जेक्टिव आप डालना। एंड अगर आप थोड़ा भी इंटरेस्टेड है जॉब को लेके, तो मैं ये बोलूंगा कि आप थोड़ा टाइम स्पेंड करिए गूगल पे, करियर ऑब्जेक्टिव के बारे में समझिए आज, और उसको कैसे लिखना है, क्या क्या लिख सकते हैं। बट वो 1 लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 2 लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और ऐसा होना चाहिए कि आप इंटरव्यू में जाओ और एम्प्लॉयर आपको पूछे आपका करियर ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऐसे नहीं 3 लाइन का लिखा है, बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी है बट हमें याद ही नहीं है, तो वो बोलेंगे अच्छा इंटरनेट से चाप के ले आए, आपको तो याद ही नहीं है करियर ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इनमें बहुत क्लियर रहना। कैन वी गो बैक टू द स्लाइड? हाँ, ये एक, कैन वी ओपन दिस? ये एक प्लेटफॉर्म है। ओके, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑन टाइम ऑलरेडी, 20 मिनट हो गई। आई एम सॉरी, मेरी टाइम का ध्यान नहीं रहा। ये हाँ, सो ये एक रिसोर्स है जो हम आपको लिंक दे देंगे। इसमें ये है ऑनलाइन जॉब कैसे सर्च करना है। हमने बहुत सिंप्लीफाइड डॉक्यूमेंट बनाए 9 स्टेप में। अगर आपको पानीपत में जॉब ढूंढना है या आसपास ढूंढना है तो आप इसको स्लाइड्स को यूज करके ढूंढ सकते हैं। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो ड्रेस कैसे पहनना है, रिज्यूमे बिल्ड करना है। मोबाइल ही आपके पास डेस्कटॉप नहीं है तो आप इस मोबाइल से कैसे रिज्यूमे बिल्ड कर सकते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स हमने यहाँ पे रखे हैं। अगर आप कुछ ट्रेड से रिलेटेड आपको क्वेश्चन चाहिए इंटरव्यू से जानने से पहले, तो हमने ट्रेड स्पेसिफिक क्वेश्चन भी रखे हैं। जो हाँ, ट्रेड स्पेसिफिक कि आप पर्टिकुलर ट्रेड के हैं तो क्या क्या क्वेश्चन आपको एम्प्लॉयर पूछ सकता है। सो ये एक स्पेस है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। कैन वी गो बैक टू द स्लाइड प्लीज? हाँ, सो ये रिसोर्स है एंड वी आर डन फॉर द डे। हम कुछ क्वेश्चन ले सकते हैं बट आई एम रियली सॉरी फॉर टेकिंग अनदर 20 मिनट्स। टाइम का ध्यान नहीं रहा एंड yeah, we can take any questions if you have, and I'm good to close, Kirti. Done from my. Any question, any thought, any idea, any confusion you can ask. We can spend another 5 minutes on that before closing the meeting today. सो फोन में कैसे रिज्यूमे बनाते हैं उसका ये हम स्लाइड शेयर कर देंगे। इसमें एक लिंक है जो जॉब रिलेटेड रिसोर्स वाली 3rd नंबर पे जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसमें एक आपको स्लाइड मिलेगी जो आपको बताएगी कि कौन कौन से ऐप हैं एंड्रॉइड फोन के लिए जो आप यूज कर सकते हैं रिज्यूमे बनाने के लिए। जो लास्ट स्लाइड भी है सर, एक चीज अगर आपको क्या प्लीज सर, जो एक्सपीरियंस, जो रिज्यूम में हम एक्सपीरियंस डालते हैं, मतलब जो भी हमें कंपनी से अगर मेल आती है कोई, तो जो एक्सपीरियंस वही डालना है जो उनको चाहिए, या फिर हम जो हमारा एक्सपीरियंस किसी और फील्ड में है वो डाल सकते हैं? I'll say for example, अगर पहले मैं बेसिक कॉस्मेटोलॉजी में जॉब कर रहा था, मतलब सैलून वगैरह में, अभी मैं फैशन डिजाइनिंग में आ गया हूँ, तो वो आप मेंशन तो कर सकते हैं बट आपको ये जस्टिफाई करना पड़ेगा कि वो आप स्विच कैसे कर गए अगर आप मेंशन कर रहे हो। अब मेंशन करने के साथ आपको एक सवाल ये आ सकता है, वो आपसे ये पूछ सकते हैं भाई ये स्विच कैसे हुआ, आप पहले सैलून में थे अब आप फैशन डिजाइनिंग में कैसे आ रहे हैं। अगर आप सेम सेक्टर में थे तो डेफिनेटली आपको मेंशन करना है। आप अगर ऐसे मेंशन कर रहे हैं तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि उनको एक आइडिया ये लग जाएगा आपने पहले भी काम किया है और काम कैसे होता है उसका आपको आइडिया है, और काम पे कौन से स्किल चाहिए वो भी आपको पता है, तो वो बेनिफिट आपको डेफिनेटली मिलेगा।
ओके सर। Any questions? All right, people, have a great day. Thank you so much. Hope you had a great time today. थैंक यू सो मच महाला फॉर टेकिंग द वंडरफुल सेशन। आई थिंक इन लोगों ने बहुत कुछ सीखा है एंड बहुत सारे क्वेरीज और आने वाले हैं मेरे पास आफ्टर दिस सेशन, बिकॉज अभी तो ये नहीं पूछ रहे बट आई नो देयर आर सो मच क्वेरीज आर देयर। सो वी विल क्लोज दिस सेशन फॉर टुडे गर्ल्स एंड आई जस्ट होप, मैं इस फोल्डर का लिंक आपसे शेयर कर दूंगी, आप इसे यूज करके और एक्सप्लोर करेंगे एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन ऑलवेज सीक सपोर्ट फ्रॉम महाला एंड मी। So you can write email anytime. I have mentioned in the comment section, mahala@questlands.net, and we'll be happy to help you. Any closing comment for students? Closing thoughts, comment something for them. So I'll say maybe whenever applying for job, सबसे पहली चीज आपको job description पढ़ना है। सेकेंड चीज, आपके रिज्यूमे को लेके कभी भी टाइम कॉम्प्रोमाइज मत करना, कॉपी पेस्ट मत मारना। स्किल आपको लिखनी है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। स्किल सबसे ज्यादा अच्छे से लिखना। एक दूसरे का, भले आप कितने भी क्लोज फ्रेंड हैं, सेम रिज्यूमे हुए, आप समझ लो कंपनी में दोनों एक साथ भी रिज्यूमे देने गए, पूरे 40-45 बच्चों में से सिर्फ आप ही देने गए हो उस कंपनी में, सामने वाले को सेंस आ जाएगा कि आप में क्रिएटिविटी नहीं है, आप मेहनत नहीं कर सकते। बहुत सारे जजमेंट्स इंडस्ट्री वाले करते हैं, सो रिज्यूमे पे आप मेहनत करना। एंड थर्ड, गो आउट, सीक सपोर्ट फ्रॉम क्वेस्ट पीपल एंड इंस्टीट्यूट एंड स्टार्ट वर्किंग, क्योंकि आप काम करोगे तो बहुत सारी चीजें हम चेंज कर सकते हैं। क्वेस्ट अलायंस कभी हम कन्वर्सेशन करेंगे इस पे कि हम सिर्फ एजुकेशन में क्यों काम करते हैं। हम गांव में आपने देखा होगा और भी एनजीओ हैं जो हेल्थ पे काम करते हैं और बहुत सारी चीजों पे काम करते हैं, बट हमें जो लगा कि हम अगर कुछ बदलाव ला सकते हैं, जो स्ट्रगल वुमेन फेस करती हैं, वो अगर स्ट्रगल कम कर सकते हैं तो वो एजुकेशन के थ्रू कर सकते हैं। अब आपके पास अपॉर्चुनिटी है, बहुतों के पास अपॉर्चुनिटी भी नहीं है क्लास में आने की, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, तो आप अब उस अपॉर्चुनिटी से नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी देखो कि आप काम करो, खुद का काम करो या कहीं पे जॉब करके अपने आप को आगे ले जाओ करियर में, सो दैट परिवार आगे बढ़े। सो थैंक यू सो मच।